सबसे पहले मैं अपना डिक्लेरेशन जो कि लैपटॉप के माध्यम से मैं डिक्लेयर करता रहा हूँ, परंतु कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लैपटॉप में जो है मैं आज की वेबिनार नहीं ले रहा हूँ, मोबाइल के माध्यम से ले रहा हूँ। तो जैसा कि सभी देश के नागरिक और सभी लोग मुझे जानते हैं, जो इस कार्यक्रम से संबंधित रहते हैं। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और कानून की शिक्षा देता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। मैं भारत के संविधान के जो उद्देश्य हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि का समर्थन करता हूँ तथा इस आधार पे होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। भारत देश के अंदर संविधान के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से, विधिक जागरूकता के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का लाभ लिए बगैर निशुल्क मैं यह विधिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय SL साकेत जी भोपाल मध्य प्रदेश और संचालन कर रहे माननीय सुखदेव प्रसाद जी महोबा उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में नगर पालिका के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और वर्तमान समय में इसी इसी आर्टिकल का कुछ भाग जो है शेष रह गया था, तो उसी पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। नगर पालिका के संबंध में बताया जा चुका है। मुख्य रूप से नगर पालिका को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कई उपबंधों में विभाजित किया गया है। ता से लेके छा तक। और एक नगर पालिका को चलाने के लिए जिन जिन विधियों की आवश्यकता है, वो सारी की सारी विधियां इसमें रखी गई हैं अनुच्छेद 243 में। तो अनुच्छेद 243 पा पर आज अध्ययन करना है। अनुच्छेद 243 पा में मुख्य रूप से वो जो नगर पालिका है उसकी अवधि क्या होगी, वह कब बनेगी और कब तक चलेगी, उसका ड्यूरेशन क्या होगा। 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 1 साल चलेगी, क्या अवधि होगी, इस संबंध में अनुच्छेद 243 पा में लिखा गया है। ये भारत का संविधान है और जो है इसके अंदर अनुच्छेद 243 में यह
स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी नगर पालिका तब तक चलेगी जब तक कि उसके 5 वर्ष पूरे ना हो जाएं। अब 5 वर्ष कब पूरे होंगे? जिस तिथि को नगर पालिका का अधिवेशन होगा, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका जब प्रथम अधिवेशन होगा, जिस तारीख को होगा, उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक जो है ये नगर पालिका बनी रहेगी। एक बात। तो क्या मतलब ये स्थायी रूप से बनी रहेगी राज्यसभा की तरीके से? नहीं, इसकी स्थिति लोकसभा की तरीके से है। यह विघटित भी हो सकती है। तो अगर यह विघटित हो जाती है, विघटित का मतलब बनी हुई कोई नगर पालिका किन्हीं कारणों से विघटित हो जाती है, तो वो 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। परंतु अगर कोई नगर पालिका विघटित नहीं होती है, तो वह अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक कार्य करेगी। यह उसको विधिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई। जो विघटन की स्थिति है कि अगर कोई नगर पालिका विघटित हो गई है या नहीं हुई है, भाई जिसके कोई कहता है कि भाई ये विघटित हो गई है, वो कोई कहता है विघटित नहीं हुई है, वहां पर एक विवाद उत्पन्न होता है, विघटन का विवाद उत्पन्न होता है। तो उस विघटन के विवाद को दूर करने के लिए, यानी कि विघटन से पूर्व जो है नगर पालिका को सुनने का अवसर दिया जाएगा, और वो भी उचित अवसर दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सुनवाई का अवसर नहीं, उचित अवसर दिया जाएगा और नगर पालिका को सुना जाएगा। सुनने के बाद जो है, अगर वह विघटन की तरफ जा रही है तो विघटन हो जाएगा, और अगर वो विघटन की तरफ नहीं जा रही है तो निर्णय होगा। तो निर्वाचन संबंधी जो अवधि है उसकी जो है वह वो जो उसकी कार्य की अवधि वह 5 साल की होगी, और कार्य पूर्ण होने से पूर्व जो है निर्वाचन का कार्य आरंभ हो जाएगा, किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 साल पूरे हो जाएं तब इलेक्शन चालू होगा। नो, वो बिफोर टाइम इलेक्शन की प्रक्रिया आरंभ कर ली जाएगी, और उसकी कार्य अवधि पूर्ण होते ही जिस दिन वो खत्म होती है, 5 वर्ष पूरे होते हैं, उससे पूर्व जो है निर्वाचित सदस्यों की नई प्रक्रिया के द्वारा उन्हें अवसर दिया जाएगा, नई नगर पालिका गठित हो जाएगी। तो अनुच्छेद 243 पाक के अंदर अ, नगर पालिका के विघटन से संबंधित जो है बात रखी गई है, और उसकी अवधि के संबंध में बात रखी गई है कि कितने वर्ष तक काम करेगी। दूसरा है, ये जो सदस्य होते हैं नगर पालिका के, इनकी निर्हित कब होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये क्या कब जो है ये डिस्क्वालिफाइड होंगे, इन्हें डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो कौन जो है नगर पालिका के सदस्य बनने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है? तो कौन नहीं रखता है, यह बात बताने के लिए कि कौन निर्हित है, इसके लिए यह शक्ति उस राज्य की जो विधान मंडल है उसमें निहित कर दी गई है। राज्य का विधान मंडल विधि के द्वारा उपबंधित करके
यह शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट करेगा कि कौन निर्हित है और कौन नहीं है। यानी कौन हु विल बी डिसक्वालीफाई, कौन जो है अयोग्य होगा नगर पालिका की सदस्यता के लिए, यह बताने का काम राज्य के विधानमंडल को सौंपा गया है। वह विधि बना करके यह उपबंधित कर सकेगी करेगी। आगे उम्र का इशू है कि अगर जो है उम्र 21 वर्ष है किसी सदस्य की, जो कि सदस्य बनना चाहता है, तो वह जो है इस आधार पे निर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर है। तो अगर 35 और 21 के बीच का विवाद होता है तो 21 वाला वैलिड रहेगा। ये कंडीशनल है। दूसरी बात ये है कि जो राज्य का विधानमंडल है, वह निर्हित, अगर कोई डिसक्वालिफाइड है तो उसे जो है डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर करने के लिए राज्य का विधानमंडल ही विधि बनाएगा। और उस इस डिस्प्यूट को कि वह क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, इसको स्पष्ट करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य का विधानमंडल विधि बना करके ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से इसको विनिश्चित किया जाएगा कि वह निर्हित है अथवा नहीं है। तो यह कार्य जो है डिस्क्वालिफिकेशन का भी राज्य विधानमंडल के पास जाता है। राज्य की विधानसभा काफी ताकतवर होती है, जिस तरह लोकसभा ताकतवर होती है। इसीलिए शायद बाबा साहब ने यह कथन किया था कि आप लोग जो है सत्ता के पावन मंदिर पर कब्जा करो। क्योंकि अगर आपने लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका पर जो है कब्जा कर लिया, कब्जा करने से ऐसे है कि आप अपने कैंडिडेट को जिता के वहां पहुंचा ले जाते हैं, तो आपके हाथ में लोकसभा का नियंत्रण होगा, राज्यसभा का नियंत्रण होगा और विधानसभाओं का नियंत्रण होगा और नगर पालिका का भी नियंत्रण होगा। और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वही जो है पूरे देश का भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तो पूरे देश के कंट्रोल के आने से रिजर्व बैंक भी आपके कंट्रोल में आ जाता है, स्टेट बैंक भी कंट्रोल में आ जाता है, पूरे देश की भूभाग जमीन आ जाती है, सारे टैक्स लगाने की शक्ति आ जाती है, पूरा राजस्व आपके हाथ में आ जाता है, नौकरियां देने का भी अधिकार आपके हाथ में आ जाता है। इसीलिए शायद बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता के पावन मंदिर पे कब्जा करो। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच ओपन्स ऑल द लॉक ऑफ योर प्रॉब्लम्स। राजनीतिक सत्ता वह चाबी है जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये बात शायद इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। उसी तरीके से एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण कही है, वो भी मुझे याद आ रही है, एजुकेट, शिक्षित हो। तो शिक्षा भी एक ऐसी जो है मास्टर की है लाइफ की, ये लाइफ की मास्टर की है। शिक्षा जीवन की एक ऐसी जो है चाबी है जिसको जिसके माध्यम से आपका संपूर्ण जीवन जो है सिविलाइज्ड हो जाता है और शिक्षा के माध्यम से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। आर्थिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का,
सांस्कृतिक समस्याओं का, ऑल द प्रॉब्लम्स, एजुकेटेड पर्सन सभी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है। क्षमता की बात है, कैपेसिटी। तो जब उसमें ये शिक्षा के कारण जो है एजुकेटेड पर्सन में ये सारी क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं कि वो इन सभी क्षेत्रों के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने की क्षमता रखने लगता है, तो फिर जो है उसका विकास हो जाता है। इसीलिए शायद बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षित हो। तो ये दोनों बातें इसको पढ़ते हुए हमें समझ में आई। दूसरा बात है टैक्स की। तो जो है टैक्स से पूर्व, टैक्स तो जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, टैक्स के माध्यम से ही सब कुछ चलता है। तो टैक्स भी जो है नगर पालिका लेती है और जो है विधि का निर्माण भी करती है, नियम भी बनाती है। तो अभी हम लोग अनुच्छेद 243 बी के संबंध में बात करेंगे। राज्य का जो विधानमंडल है, यानी राज्य की जो विधानसभा है, वह कानून बनाती है और कानून बना करके उसको, जो नगर पालिका है, उसको शक्ति और प्राधिकार सौंपती है। राज्य की विधान मंडल यानी राज्य की सरकार, जो प्रदेश की सरकार होती है सामान्य भाषा में, वह नगर पालिका को शक्तियां प्रदान करती है और प्राधिकार भी प्रदान करती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या होती है? स्वायत्त शासन के लिए। उद्देश्य क्या होता है उसका? ये जो स्वायत्त शासन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राज्य का विधानमंडल नगर पालिका को शक्ति और प्राधिकार सौंपता है। मतलब जो नगर पालिका को शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, जो प्राधिकार प्राप्त हो रहा है, वह स्वायत्त शासन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब स्वायत्त शासन के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य ये है कि आर्थिक विकास कीजिए। नगर पालिका को क्या करना है? आर्थिक विकास करना है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनानी है। सामाजिक न्याय क्या होता है? समाज के अंदर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उनको इक्वल स्टेटस में लाना, उनको सामाजिक रूप से उन्नति कराना, ऐसी योजनाएं बनाने का काम करने के उद्देश्य से उन्हें शक्ति और प्राधिकार दिया जाता है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास भी उन्हीं को करना है। रीजनल लेवल पर आर्थिक विकास भी करना है। और इसके अलावा जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर काम करने की शक्ति प्रदान की गई है। 12वीं अनुसूची के संबंध में मैं बहुत विस्तार से पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो है रोजगार भी है, कृषि भी है, कुटीर उद्योग भी है, सड़कें भी हैं, नहर है, पानी है, बहुत कुछ है। लगभग लगभग अगर नगर पालिकाएं ईमानदारी से इन क्षेत्रों में काम करें तो निश्चित रूप से उस एरिया का ये विकास होगा और होता भी है। तो इस तरीके से राज्य का विधानमंडल कानून बना करके नगर पालिका को स्वायत्त शासन के करने के उद्देश्य से, ताकि वह आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाए
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें शक्तियां और प्राधिकार कानून के माध्यम से प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? राज्य का विधानमंडल। और फिर जब शक्तियां प्रदान कर देता है तो वो जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत काम करते हैं। अब समितियों का भी गठन होता है, तो समितियां भी जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है प्राप्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सामाजिक और आर्थिक जो है विकास की योजनाएं बनाने के लिए कार्य करती हैं। तो ये जो है ये भी योजना उसमें दी गई है। और अनुच्छेद 243 माह के अंतर्गत जो है टैक्स लगाने की भी शक्ति जो है वो टैक्स लगाएगी, शुल्क लेगी और रोड टैक्स लेगी और फीस भी लगा सकती है। कोई जो है न्यायपालिका को धन जो है जमा करने और निधियों का गठन करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। तो इस तरीके से नगर पालिका भी अपना छोटा सा एक के पास भी एक छोटा सा धन संग्रह करने का माध्यम है, क्योंकि किसी भी कार्य को बिना धन के किया ही नहीं जा सकता। और धन कोई भी गवर्नमेंट कोई जो है ऐसा काम नहीं करती है जिससे उसके पास पैसा आए। कोई रोजगार नहीं करती है, कोई उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनता से टैक्स लगा करके पैसा लेना। उसके अलावा उसके पास कोई सोर्स नहीं होता है, और जो टैक्स आता है उसी से जो है वह अपनी कार्यप्रणाली करती है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 243 में जो है वित्त आयोग है। वित्त आयोग जो 243 के अंतर्गत जो नगर पालिका है उसके अंदर जो है जो भी वित्तीय मामले हैं, तो उस 243 जा के अंतर्गत जो वित्त आयोग है वह नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। तो इस तरीके से वित्त आयोग जो है नगर पालिका की वित्तीय शक्तियों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति रखता है। 243 या में जो है नगर पालिकाओं की जो है लेखाओं के लिए भी समपरीक्षा का कार्य जो है राज्य विधानमंडल करता है। तो कुल मिला के राज्य विधानमंडल के पास जो है लेखाओं की समपरीक्षा की शक्ति है, उनको शक्तियों और प्राधिकार देने की शक्ति है। राज्य विधानमंडल के द्वारा ही नगर पालिका के लिए विधियों का सृजन किया जाता है। और संविधान संविधान राज्य को यह शक्तियां प्रदान करता है कि आप नगर पालिका के कार्यों के लिए कानून बनाइए। विधानसभाएं कानून बनाने की का जो है सेंटर होती हैं, केंद्र होती हैं, वहाँ कानून बनता है। इसीलिए उन्हें विधानसभा बोलते हैं। विधि बनाने वाली सभा को विधानसभा कहते हैं। अब ये नगर पालिका का जो निर्वाचन है, निर्वाचित कैसे होते हैं ये सदस्य, तो उसके लिए भी अनुच्छेद 243 या काम में दिया गया है कि जो है राज्य का विधान आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है। निर्वाचन नामावली यानी कि जो सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं, उनको वह जो है जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो उससे पूर्व एक वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट को ही जो है बनाने का काम राज्य के निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। और वह जिले में जो है जिला निर्वाचन आयोग जो कार्यालय जो होता है उसके माध्यम से जो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, शिक्षक इत्यादि, उनके माध्यम से ये नामावली बनाई जाती है, निर्वाचन नामावली, कि कौन कौन वोट देगा। वोट
देने का जो है अधिकार किसको है? उसको है जिसका नाम निर्वाचन नामावली में है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, भले ही वो भारत का नागरिक हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग जो है जो विधि बनेगी वह संविधान के दायरे में रह के बनेगी, क्योंकि निर्वाचन के लिए, सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधियां बनाई जाएंगी। कौन निर्वाचित होगा, कौन नहीं होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, किसको किसको जो है निर्योग्य घोषित कर दिया जाए। जैसे अभी पिछले जो है समय बहुत चर्चित रहा। कि जो है दो या दो से अधिक बच्चों वाले जो है पेरेंट्स को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ प्रदेशों में ऐसा मामला बनाया गया। तो क्या होगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कि उसके लिए योग्यता क्या होगी, ये सारी चीजें जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की जाती है। और ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया में भी जो है, जो भी नियम उपनियम बनेंगे वहाँ सभी संविधान के दायरे में रहकर बनेंगे। संविधान के दायरे से आशय क्या है? संविधान के दायरे के अंदर जो आशय है वह है पैमाना। पैमाना क्या है? मापन। कोई भी कानून, जैसे कि हम पानी को लीटर में नापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। और जो है आलू को हम किलो में नापते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। तो कानून को, कपड़े को मीटर में नापते हैं। तो कानून को कैसे नापेंगे, उसका पैमाना क्या होगा? कानून सही है या नहीं है? गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप में मिलावट है या नहीं है चेक करने के लिए उन्होंने फिल्टर दे दिया, हमने पेट्रोल डाला, देखा इसमें इतना परसेंट है, ये पेट्रोल सही है या गड़बड़ है। एक पैमाना, जांचने का, परखने का एक पैमाना। तो विधियों को परखने का क्या पैमाना है? जैसे इसने बोला कि संविधान के दायरे में रह करके काम करना होगा। तो विधानमंडल द्वारा जो विधियां बनाई जाएंगी वह समस्त संविधान के दायरे में रहकर बनाई जाएंगी। अब संविधान का दायरा क्या है, संविधान का पैमाना क्या है? तो संविधान के पैमाने की तरफ जब हम देखते हैं तो संविधान में क्या है? संविधान का पैमाना अगर हम देखें मुख्य रूप से, तो वह है भारत के संविधान का आर्टिकल 13। भारत के संविधान का आर्टिकल 13 एक ऐसा पैमाना है जिसके माध्यम से हम विधियों को राइट और रॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हैं। विधि सही बनी है या नहीं बनी है, यह डिक्लेयर करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 एक पैमाने के रूप में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? वहाँ उसका जो मुख्य पार्ट है, पहला जो है वो पहला पॉइंट ये है उसमें, आर्टिकल 13 में, कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले, इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त विधियां जो संविधान के भाग 3 से असंगत हैं वो शून्य होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यह संविधान जिस दिन, जिस समय लागू हो रहा है, उस दिन, उस समय से
पहले ऐसे सारे कानून का स्टेटस जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, ऐसे सारे कानून जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, उनका स्टेटस शून्य होगा, उनकी वैल्यू 0 होगी, उनका कोई भी विधिक महत्व नहीं होगा। ऐसे सभी कानून जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, उनका स्टेटस 0 होगा। यानी लाखों, करोड़ों, अरबों रूढ़ियां, प्रथाएं इस देश के अंदर जो विद्यमान थी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विधि के नाम पर, नियम के नाम पर, कानून के नाम पर, जो हमारे देश के अंदर हजारों हजारों साल से चली आ रही थी, उन सब को आर्टिकल 13(1) ने 0 कर दिया। उनकी लीगल वैल्यू 0 हो गई। कानून ने इतनी जबरदस्त प्रहार किया उन सभी नियम पर, नियम विधियों पर जो आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ थे। पल भर में उनको नष्ट कर दिया, उनका लीगल स्टेटस ही 0 कर दिया, जो हजारों हजारों साल से चली आ रही। ये हुआ आर्टिकल 13(1). और आर्टिकल 13(2) जो नगर पालिका से जुड़ता है, जिसकी वजह से हमने आर्टिकल 13 समझाया। आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य यानी विधानमंडल, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनती हो। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, उनको छीनने वाली कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा। इट इज ए पावर ऑफ द लॉ कि पूरी डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, और उसी के लिए जो है इलेक्शन होते हैं और वहां जाकर को वो विधि बनाते हैं। राजा के अंदर जो भी विधि बनाने वाली संस्थाएं हैं, उनकी इस विधि बनाने की शक्ति को परिसीमित कर दिया गया और उनसे कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान के अंदर दिए गए मौलिक अधिकारों को छीन लेती हो। नहीं बना सकता। दूसरी बात, पूरा पूरा ना छीने, थोड़ा सा छीन ले, यानी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो छीन लेती हो या इन अधिकारों को न्यून करती हो, कम कर देती हो। जैसे राइट टू इक्वालिटी, आपको जो समता का अधिकार प्राप्त है, उसको छीने नहीं, उसको कम कर दे। ऐसा कम करने वाली विधि भी राज्य नहीं बना सकता। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि छीन ली गई हो या
न्यून कर दी गई हो, ऐसी विधि राज्य नहीं बनाएगा। अब तीसरा पॉइंट उसी में, दूसरे में, कि ऐसी विधि अगर बन जाती है तो वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अगर ऐसी कोई विधि जाने अनजाने बन भी जाती है तो वह मौलिक अधिकारों को जितना न्यून करती है या जितना हमारे मौलिक अधिकारों को छूती है, टच करती है, यानी जितना मात्रा प्रभावित होती है उस सेक्शन की वजह से, उतना सेक्शन जो है जीरो हो जाएगा, जो बनाएंगे वो लोग। इट इज ए आर्टिकल 13। और विधि क्या है, लॉ क्या है? विधि नहीं बने, विधि से क्या आशय? विधि से आशय है कानून, अध्यादेश, वो जो राष्ट्रपति जी लागू करते हैं, अध्यादेश बना देते हैं। ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सकता जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, न्यून करता हो। ये आर्टिकल 13 कहता है। अध्यादेश, नियम, कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। कोई ऐसा परिनियम नहीं बनाया जा सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी रूढ़ी को विधि का बल नहीं प्रदान किया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। रूढ़ी, कोई भी ऐसी प्रथा को विधि का बल नहीं प्रदान किया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। इस तरीके से संविधान के आर्टिकल 13 ने वो सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया जिसके माध्यम से भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ये राज्य के विधानमंडल छीन ले या न्यून कर दे। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, लोकतंत्र बहुत जरूरी है और बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, लोग सर माइक आपका बंद हो गया। सर आपका माइक बंद हो गया, माइक ओपन करें। हाँ, मेरा तो ओपन है। तो आई वाज टेलिंग यू कि अब इसका संबंध नगर पालिका से क्या है, जो मैंने इस आर्टिकल 13 समझाया कि राज्य का विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हो। यानी कि भाई, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिक असमानता के आधार पर भारत में बहुत सारी रूढ़ियां, प्रथाएं विद्यमान है। परंतु आर्टिकल जो है 14 है, वह सभी को समान अवसर प्रदान करता है। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कानून की नजर में राजा और रंक बराबर है। कानून जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे होने वाले भेदभाव को निवारित करता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
ये फंडामेंटल राइट्स का ध्यान को ये फंडामेंटल राइट्स की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने हैं राज्य के विधानमंडल को, चाहे वो नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित हो या किसी अन्य मामले से संबंधित हो। संविधान के दायरे में रह के विधि का निर्माण करना है, संविधान से परे नहीं। तो यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।